बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में था। मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल, कंडीशनल और अनकंडीशनल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे रेप्लिकेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और रेप्लिकेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या है। वो कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। वो कहता है सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी एक कंडीशन होती है, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ये कंडीशन आपकी एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर होती है, बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये साइड चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये साइड चलेगी, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन चलेगी, फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ओनली वन इंस्ट्रक्शन दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड। वो कहते हैं इसके अंदर आपकी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो उससे फिर क्या आपकी करती है, कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए जो है वो ग्रेटर है बी के, ठीक है। अब आप ए को कोई वैल्यू दो और बी को कोई वैल्यू दो, जब आपकी कंडीशन मीट करेगी तो वो ओनली वन इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर वो कहता है अलाउ द प्रोग्राम टू सेलेक्ट मल्टीपल पाथ ऑफ द एग्जीक्यूशन। इसके अंदर वो कहता है आप अपनी इंस्ट्रक्शन, अपने जो कंडीशन है, अपना जो प्रोग्राम है उसको अलाउ कर सकते हो कि वो वन से मल्टीपल पाथ में चेक करे कि आपकी मल्टीपल पाथ्स के अंदर कौन सा पाथ जो है वो एक्यूरेट है, किस पे आपकी कंडीशन जो है वो मीट कर रही है। द पाथ इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो कहते हैं वो जो पाथ है, मल्टीपल पाथ के अंदर से कोई एक पाथ जो है जो सेलेक्ट होता है वो एक कंडीशन पे होता है। वो कंडीशन जो है वो किसके अंदर होती है, बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म के। है कि आपका डिसीजन क्या है, ठीक है। ये डिसीजन से इस ये जो डायमंड सिंबल है ये आपके डिसीजन के लिए यूज की जाती है, जिसके अंदर अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली साइड चलेगी, ठीक है, अगर फॉल्स हुई तो ये वाली साइड चलेगी। इसके अंदर दो एग्जिस्टिंग पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये है, ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये चलेगी, अदरवाइज फॉल्स होगी तो वो क्या कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। वो कहता है इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ट्रू द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। वो कहता है अगर आपका बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो, स्टेटमेंट जो है वो ये होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी तो क्या चलेगी, इस कंडीशन को तब वो क्या करेगी, इसके बाद सिलेक्शन इफ स्टेटमेंट, दूसरा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा आपका नेस्टेड इफ एल्स, चौथा आपका स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो आपकी इफ स्टेटमेंट है ये आपकी वन अल्टरनेटिव है, इसके अंदर एक ही रास्ता है, या वो ट्रू होगी तो या वो फॉल्स होगी। इफ एल्स के अंदर दो पार्ट हैं, अगर तो वो ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स होगी तो वो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा है, ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले आप इफ लिखते हो, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या होती है, ये एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर होती है। ये या तो हमें ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। यूजुअली आप इसमें ऑपरेटर जो है वो यूज करते हैं। द स्टेटमेंट इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो कहते हैं ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर मार्क्स जो है वो आपके
ज्यादा है 60 के या 60 के बराबर है तो पास कर दो, यू आर पास, ठीक है, आप पास, ठीक है। अब ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट एल्स, यानी अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तब आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। उसके बाद वो कहता है इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड। वो कहता है अगर आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर वन, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जाम्पल में मैंने लिखा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल, मैंने कहा कि यूजर क्या करे, मार्क्स एंटर करे। जब यूजर मार्क्स एंटर करेगा, अगर उसके मार्क्स 60 या 60 के बराबर है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगी, ठीक है। एट अ टाइम पे दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी, एट अ टाइम पे एक ही स्टेटमेंट चलेगी और वो स्टेटमेंट डिपेंड करेगी आपकी कंडीशन पे कि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। ये था आपका इफ एल्स। उसके बाद बात करते हैं इफ एल्स। अगर आप इफ एल्स मल्टीपल इफ एल्स यूज कर दो, ठीक है, तो मैंने मल्टीपल, वो कहता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट विद अनदर इफ एल्स। कहता है अगर आप एक इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर एक और एल्स इफ लगा दें, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सबसे पहले मैंने इफ लिखा, फिर मैं मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मैंने कहा अगर मार्क्स उसके 60 है तो शो करवाओ वो एक्सीलेंट है, ठीक। अगर कंडीशन ये ट्रू हुई तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है जी। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट चेक होगी, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई हुई तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है, वो एंड पे चला जाएगा। लेट्स सपोज आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट आप कराते हो, ठीक है जी, इसमें से ये कंडीशन मीट नहीं करती और ये भी मीट नहीं करती तो ये आपका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में लिखा आएगा कंग्रेचुलेशन यू आर एवरेज, के आप एवरेज, ठीक है। अगर वो मार्क्स जो है वो 65 प्रिंट कर 65 लिखेगा, अब तब कौन सी कंडीशन चलेगी, तब ये कंडीशन चलेगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर वो मार्क्स जो है वो लिखता है 42, ठीक है, तब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, तब आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट भी आता है। स्विच स्टेटमेंट सेम एज इट इज इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह है। जिस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वर्क करता है, इसी तरह ही स्विच स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है। इसके बाद बात करते हैं आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। आइटरेशन का मतलब क्या है, रेपिटेशन। जब आपने एक लूप चलानी है, एक चीज को बार बार रिपीट करना है, उसको हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं, चीजों को, उस कोड को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है ये आपने कट कर देनी है, ये लाइन आपकी नहीं थी, include नहीं थी, बाय मिस्टेक जो है वो लिख दी गई, ठीक है।
लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या कहता है, इसके अंदर क्या है, वो कहता है a loop is a control structure that causes statement or set of statement can be repeated again and again। वो कहता है आपने अपनी स्टेटमेंट को क्या करना है, बार बार रिपीट करते जाना है until आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद वो कहता है the piece of code or set of statement is repeated on a certain number of times until the condition becomes false, such control statement is following the loop। वो कहता है इसके अंदर आपका जो पीस ऑफ कोड है वो क्या करेगा, वो रिपीट करता जाएगा सेंट्रल नंबर ऑफ टाइम अनटिल जब तक कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब तक वो लूप जो है वो क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले फॉर लूप है, फिर आपका वाइल लूप है, फिर आपकी डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद नेस्टेड लूप भी लगता है। लूप के अंदर अगर आप एक और लूप लगा दो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। उसके बाद एक और लूप है फॉर ईच लूप, वो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है और आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। तो वो जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे, सेकेंड ईयर के अंदर लूप वाला एक चैप्टर है पूरा, उस चैप्टर के अंदर आप फॉर ईच लूप देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर लूप। वो कहता है फॉर लूप का इस्तेमाल क्या है, फॉर लूप बेसिकली है क्या। फॉर लूप में आपने क्या करना है, नंबर को रिपीट करना है जब आपको पता हो कि आपने कितनी दफा उस लूप को चलाना है, ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ टाइम्स रेपिटेशन पता हो कि इतनी दफा आपने इस लाइन को, इस कोड को रिपीट करवाना है, तब आप क्या यूज करते हो, फॉर लूप यूज करते हो, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप लिखते हो फॉर, ठीक है जी। मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिख देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंट आई, इंटीजर आई, ठीक है। उसके बाद मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ आई जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के, ठीक है। उसके बाद मैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखता हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो आई प्लस प्लस, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, फिर एक कंडीशन लगानी है, फिर उसका इंक्रीमेंट करना है। ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ये था ही आपकी फॉर लूप का सिंटैक्स। इसके बाद वो कहते हैं ईच लूप कंस्ट्रेंट ऑफ 3 एक्सप्रेशन, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। वही ये बात करता है, हर लूप के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स ये आपके 3 जो है वो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद द वैल्यू ऑफ द लूप कंट्रोल वेरिएबल डिटरमाइन द नंबर ऑफ लूप एग्जीक्यूटेड। वो कहता है ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी बता रही है कि आपने इतनी दफा जो है क्या करना है, लूप को बार बार चलाना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट है पाकिस्तान, ठीक है। मैंने कहा 5 दफा क्या करें आप जो है वो क्या करें, पाकिस्तान को प्रिंट करवाएं। जब तक ये कंडीशन मीट नहीं करेगी तब तक ये लाइनें क्या करती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी और आपकी आउटपुट में इस तरह से पाकिस्तान जो है वो 5 दफा से आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे जब वो 6 पे आएगा तो अब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आपकी लूप क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। उसके बाद वही हम उस बात हमने पहले भी कर ली कि एक लूप के अंदर 3 एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह इंटीजर आई एक्स इक्वल टू 2, फिर आई इज इक्वल टू 9, फिर ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। ये आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये आपका डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। ये आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया कि ये वेरिएबल जो है ये इंटीजर एक्स वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं द फॉर लूप इज इजीएस्ट एंड अंडरस्टैंड द मोस्ट कॉमनली यूज। वो कहते हैं जो आपकी फॉर लूप है ये मोस्ट कॉमनली लूप है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफा एक लाइन को रिपीट करवाना है। लेट्स सपोज आपको जो है वो प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट पाकिस्तान 5 टाइम्स, ठीक है। अब उसने आपको नंबर्स बता दिए, तो अब आप क्या यूज करोगे, वाइल फॉर लूप जो है वो यूज करोगे। जब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन बता दे तब आपने क्या यूज करना है, फॉर लूप यूज करना है।
फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपने फॉर लिखना है, फिर आपने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन लिखना है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना है, फिर अपडेट एक्सप्रेशन लिखना है। यानी इसके अंदर आपने लिखना है इंटीजर, ठीक है जी, मैंने लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर मैंने एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन क्या होता है? कंडीशन। मैंने कहा आई जो है x जो है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए किसके, 9 के, ठीक है। और इसको मैंने कहा कि x को क्या कर देते जाओ, प्लस प्लस कर देते जाओ, ठीक है। ये आपका फॉर लूप का स्ट्रक्चर। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो कहता है थ्री एक्सप्रेशन यूजुअली इन्वॉल्व द लूप कंट्रोल वेरिएबल। वो कहता है हर लूप के अंदर तीन जो है वो आपके एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इनिशियलाइज द लूप ऑफ वेरिएबल विद सम लीगल वैल्यू। वो कहता है ये जो आपका है ये बता रहा है कि आपने इस एक्स को किस से स्टार्ट करना है, यानी मैंने एक्स को एक वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करनी है। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर वेरिएबल वाला, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है और इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है। इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है? इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि आपका ये जो नंबर है, अब ये जो एक्स है ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, टू से, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा था टेस्ट एक्सप्रेशन डिटरमाइन वेदर द लूप इज टू बी कंटिन्यूड। मैंने कहा वो जो आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है, ये जो आपकी कंडीशन है, ये आपकी बताएगी कि आपने वो लूप को कितनी दफा चलाना है या नहीं चलाना है। उसके बाद वो कहता है if the actual condition is checked and depending upon the value true and false loop is executed or terminated। वो कहता है आपकी जो कंडीशन है वो चेक होती है और कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, कंडीशन पे डिपेंड करती है, और फिर आपकी वो एक वैल्यू जो है वो देती है, या तो वो वैल्यू ट्रू होती है या वो वैल्यू फॉल्स होती है। उसके बाद वो कहता है द अपडेट एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ द लूप और द वेरिएबल ऑफ फॉर द आइटरेशन। वो कहता है जो आपका अपडेटेड एक्सप्रेशन है, यानी जो आपका ऑपरेटर है, ये एक्स प्लस प्लस जिसको हमने लिखा है, ये एक्स प्लस प्लस क्या करता है, ये उस वेरिएबल के अंदर चेंज करता जाता है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड करता जाता है। अब इसका फ्लो चार्ट किस तरह से, सबसे पहले आपने एक इनिशियल एक्सप्रेशन लिखा, फिर आपने एक कंडीशन लिखी। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप टर्मिनेट कर देगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो बॉडी के अंदर चली जाएगी, फिर एक्सप्रेशन ऐड होगी, फिर वो कंडीशन पे चली जाएगी, फिर कंडीशन ऐड होगी, ठीक है। फिर वो लूप की बॉडी के अंदर आएगा, फिर एक अपडेट होगी, फिर वो कंडीशन पे, इस तरह ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन मीट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइल लूप की। वो कहता है वाइल लूप हमने तब यूज करनी है जब आपको नहीं पता कि आपने कितनी दफा जो है वो उस वर्ड को रिपीट करना है, कितनी दफा आपने रेपिटेशन करनी है, तब आप क्या यूज करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। इट रिपीट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कितनी दफा एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद वो कहता है इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट इन द लूप रिपीटेड अगेन। वो कहता है अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो लूप के अंदर अगेन रिपीट होती रहेगी। उसके बाद वो कहता है इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी जो लूप है वो क्या कर जाएगी, टर्मिनेट कर देगी। Unlike the for loop, the syntax of while loop does not require to place the initialization। वो कहता है कि जो आपकी while loop होती है इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, फिर उसकी एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर देना है, ठीक है। The sentence require condition or expression as a part of it, other two statement are kept placed in it। वो कहता है इसके अंदर क्या होता है, आपने सबसे पहले सिर्फ एक कंडीशन देनी है, ठीक है। अब वो कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी, यह स्टेटमेंट चलती रहेंगी, जब ये कंडीशन फॉल हो जाएगी तो आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगी, बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं करनी, किसी भी किस्म की आपने वो ऑपरेटर नहीं लगाना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिस तरह हमने पहले लगाया था आई प्लस प्लस, ठीक है। वो वाइल लूप के अंदर ये नहीं करता। और वाइल लूप और फॉर लूप का डिफरेंस ये है कि फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमने एक लाइन को कितनी दफा रिपीट करना है, जब हम नो अबाउट द रेपिटेशन। और व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता ना हो कि हमने लूप को कितनी दफा चलाना है, ठीक है जी। उस वक्त हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। इसका फ्लो चार्ट क्या है, व्हाइल और डू व्हाइल का मैंने इकट्ठा ही बना दिया। सबसे पहले आपकी स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट के बाद कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डायरेक्ट एंड कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोई टास्क परफॉर्म करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। डू वाइल के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका डू वाइल और वाइल के अंदर फर्क क्या है।
वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले आपका टास्क जो है वो क्या होता है, परफॉर्म होता है। ठीक है, इन दोनों का फर्क ये है वाइल और डू वाइल का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि वाइल और डू वाइल का डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, या फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप का डिफरेंशिएट ये है कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफा लाइंस को रिपीट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि फॉर लूप के अंदर आपके तीन एक्सप्रेशन आते हैं, जिसमें पहले में आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, फिर आप कंडीशन लिखते हो, फिर आप एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जबकि डू वाइल आप तब यूज करते हो जब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस का नहीं पता होता, तब आप डू वाइल यूज करते हो। और डू वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन होती है, बाकी दो एक्सप्रेशन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वाइल और डू वाइल का डिफरेंशिएट। वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपकी कंडीशन जो है वो चलती है, उसके बाद आपका टास्क स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होती है। जबकि डू वाइल के अंदर आपकी कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले आपकी बॉडी चलती है। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंशिएट था। तो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके बाद नेस्टेड लूप रह गया। नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि जब आप एक लूप के अंदर एक दूसरी लूप लगा दो, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर लूप। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फॉर लूप है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप लगा दी। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नेस्टेड लूप है। ठीक है, ये आपकी नेस्टेड लूप है। एक लूप के अंदर अगर आप एक और लूप लगाते हैं उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका लाजमी आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, वो रेपिटेशन या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इन दोनों में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है 4 मार्क्स का, और दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यानी ये चैप्टर आपका तकरीबन आपके 10 मार्क्स जो है वो कवर करेगा 15 में।